हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक में। ठीक है। इस वीडियो में हम पार्ट 7 हिस्ट्री का करेंगे एमसीक्यू। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सब पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इसका पार्ट 7 करेंगे। ये इसका पार्ट 7 है। ठीक है। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और क्या सुझाव अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो ये आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, है ना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने, फ्रांस वासियों ने, या अंग्रेजों ने? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा पुर्तगालियों ने। आपको फ्रेंड्स पता होगा कि सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश के आए थे, यूरोपीय महाद्वीप के आए थे, कौन से कंट्री वाले? तो पुर्तगाल के आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा आए थे, है ना। वास्को डिगामा भारत आए थे कब? 1498 ईस्वी में। जब वो यहाँ पे आते हैं तो कालीकट पहुंचते हैं, और वहां के कालीकट के राजा कौन होते हैं उस समय? जमोरीन, है ना। राजा जमोरीन होते हैं, उनका बढ़ चढ़ के स्वागत करते हैं। और जब वो जा रहे थे वास्को डिगामा इंडिया से, एक्चुअली वो आए थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए, है ना। तो मसालों का व्यापार उन्होंने किया। यहाँ से वो 1 रुपया में खरीदते थे और 60 रुपया में जाकर के वहां पे बेचते थे। यहाँ की मसालों की पूरे दुनिया में डिमांड थी, है ना। तो जाते जाते जमोरिन को वो एक अरबी जहाज गिफ्ट करके जाते हैं, अरबी जहाज, है ना। और खुद वो किस जहाज से वापस जाते हैं तो उनके जहाज का जो नाम होता है वो होता है हेक्टर। ठीक है। हेक्टर जहाज नाम था उनके जहाज का नाम, वास्को डिगामा का। उनसे वो वापस जाते हैं। ठीक है। दूसरी बार 1502 ईस्वी में आते हैं। कौन? वास्को डिगामा फिर से आते हैं 1502 ईस्वी में। ठीक है। और 1503 ईस्वी में यहाँ पे क्या होता है, कोच्चि में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, और हुगली में भी लगाई थी बाद में। ऐसे कोच्चि में पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन स्लीमेन, लॉर्ड मिंटो, या अलेक्जेंडर बंस? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, कैप्टन स्लीमेन होगा। ठीक है। लेकिन उस समय स्लीमेन जो थे, इनको भेजा किसने था? तो उसमें वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिक थे, है ना। विलियम बेंटिक थे, है ना। इन्होंने ही कैप्टन स्लीमेन को भेजा था ठगों के उन्मूलन की। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सन 1830 ईस्वी में। ठीक है। तो स्लीमेन ने, कैप्टन स्लीमेन ने बहुत ही जो ठगी प्रथा करते थे, कम से कम ठगी करने वालों में से 1500 लोगों को बंदी बनाते हैं, है ना। बंदी बनाते हैं, और कुछ को तो फांसी पे भी चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। ये ठग क्या करते थे, भोले भाले लोगों को ठग करके, लूट करके, और क्या करते थे, इनका सर काट करके देवी माँ के चरणों में चढ़ाते थे। और ये जो ठग हैं, काली माँ, दुर्गा माँ और शारदे की पूजा किया करते थे, और अपने शिकार का सर काट के देवी माँ के चरणों में चढ़ा देते थे। और ये इनका कहना था कि इनकी किस्मत में मृत्यु इनकी इसी तरह से लिखी हुई थी, तो हमने इनके साथ वैसा ही सलूक किया है। ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने स्लीमेन से कहकर के पूरी तरह से ठगी प्रथा पर
प्रतिबंध लगा दिया, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी गई, है ना। और 1830 ईस्वी में ऐसा किया, लेकिन पूरी तरह से वो बंद नहीं हो पाया। पूरी तरह से बंद हुआ है 1837 ईस्वी में। ठगी प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाता है इंडिया से, ठीक है। विलियम बेंटिक के समय में ही कुछ महत्वपूर्ण और भी घटनाएं घटी हैं, जैसे सती प्रथा पर बैन लगा था, है ना। सती प्रथा बंद हुई थी कब? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के मदद से, है ना। और धारा पूछा जाता है, किस धारा कहते हैं? तो धारा 17 के तहत विधवाओं को जलाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सती प्रथा जो बैन लगा तो उसे भारतीय ऐसा समझते थे कि ये हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप करते हैं अंग्रेज, है ना। तो उनका ये विरोध करते रहे काफी टाइम तक। लेकिन जो ठगी प्रथा है उनका ये समर्थन करते हैं, और वो भी चाहते थे कि ठगी प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए इंडिया से, ठीक है। और विलियम बेंटिक के टाइम में ही 1800 बालिका शिशु हत्या पर भी रोक लगा है। बालिका शिशु हत्या पर भी रोक लगा है, ठीक है। चले अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग से, या लॉर्ड कार्नवालिस से? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है कौन? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर रही हूँ, वारन हेस्टिंग की बात नहीं कर रही। ये दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है ना। वारन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1818 ईस्वी तक, है ना। उस समय ये लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है। और मैं सर जॉन सॉर की बात करूं तो 1784 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। लॉर्ड वेलेस्ली की मैं अगर बात करूं तो इनके समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में, इसमें टीपू सुल्तान मारे जाते हैं कब? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस की मैं बात करूं तो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में थे, है ना। और इन्हीं के समय, ये 1790 से 92 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874, 1860, 1865 या 1870? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा 1874 ईस्वी में। कुछ हम जनजातीय विद्रोह की बात कर लेते हैं या फिर स्थानीय आंदोलन की बात कर लेते हैं जो पेपर में पूछने की संभावना है। जैसे हो विद्रोह हुआ था कब? 1820 से 21 में, है ना। सब झारखंड में हुआ था। खैरवार आंदोलन भी झारखंड में हुआ था, हो विद्रोह भी झारखंड में हुआ था। उसके बाद एक संथाल विद्रोह भी हुआ था झारखंड में। संथाल विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था? 1855 से 56 में, है ना। फिर सिपाही विद्रोह हुआ, ये तो इंडिया लेवल पे था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। फिर नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, कब हुआ था? 1859 में हुआ था। फिर दक्कन में विद्रोह हुआ था,
कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहां से चयन किया था? उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मणों का, सॉरी ब्राह्मण नहीं होगा, बिहार से, है ना, पूरब में बंगाल और उड़ीसा से, गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा के सैनिकों का ये चयन करते हैं। कहां से करते हैं? तो क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सैनिकों का चयन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वजह क्या था? यहाँ सैनिकों को चुनने का, सेना का पुनर्गठन करने का वजह क्या था कि 1857 का विद्रोह भले ही असफल हो गया, लेकिन अंग्रेजों के मन में ये डर उत्पन्न हो गया, ये भय उत्पन्न हो गया कि ये जो है कहीं फिर से विद्रोह ना कर दे, फिर से क्रांति ना कर दे, क्योंकि इनमें अब वो लोग देख चुके थे कि पुनर्जागरण की भावना आ चुकी है। और सबसे ज्यादा जो 1857 में सैनिकों ने भाग लिया था वो यही के थे, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से थे। और 60% जो सैनिक थे वो अवध के थे, विद्रोही नेता में, है ना, अवध से थे। तो उनके मन में, अंग्रेज के मन में एक डर आ चुका था कि ये फिर से कहीं ना कहीं विद्रोह करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो सेना का पुनर्गठन किया और यहीं से चयन किया, गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किससे संबंधित है ये? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, ऋग्वेद होगा, है ना। हम थोड़ा यहाँ पे ऋग्वेद की बात करना चाहेंगे। ऋग्वेद की रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, कितने मंडल हैं इसमें? 10 मंडल हैं, जिसमें से दूसरा और 7वां पुराना मंडल है ना, पुराना है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? कितने इसमें हैं ऋचाएं कितनी हैं? 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं, है ना। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। ठीक है, ये हो गया ऋग्वेद। अथर्ववेद की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अथर्ववेद में अंधविश्वास और जादू टोना की बातों का उल्लेख है अथर्ववेद में। ठीक है, सामवेद की बात करें तो ये भारतीय संगीत का जनक है, संगीत का जनक है। मनुस्मृति की बात करें तो इसमें टोटल 12 अध्याय हैं। ठीक है, इसके रचयिता भी हैं, लेकिन मैं अभी मेरे दिमाग से फिसल गया है वो नाम, तो मैं शायद महर्षि भार्गव है ना, महर्षि भार्गव है। ठीक है, इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहां से? ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, है ना। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। एक और पेपर में बहुत पूछा जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, ये कहां से लिया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है ना, जिसका मतलब क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ये किस वर्ग का है? इसमें वर्ग पूछा है ना। बुद्ध संप्रदाय से तो है,
लेकिन किस वर्ग से हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए आपके ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंगयूपा, है ना, कंगयूपा वर्ग का है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इसमें मैंने नंबरिंग तो नहीं डाला है, लेकिन आप मिला सकते हैं। वैसे देखिए जो गौतम बुद्ध के बारे में है ना, गौतम बुद्ध के बारे में है, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में है, इनका पहला प्रवचन के बारे में है, और इनका जो महाबोधि है, गृह त्याग है, यहाँ गृह त्याग होना चाहिए, गृह त्याग, है ना, गृह त्याग। देखिए क्या होगा, तो जन्म से संबंधित है, इसका मिलान होगा कमल, ठीक है। पहला प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। महाबोधि क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष, जिसके नीचे इनको ज्ञान मिला था। और गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा, अपने सारथी को ये घोड़ा दे देते हैं, है ना, छंदक नाम होता है इनका घोड़ा का, अपने सारथी को कहते हैं इसको लेके चले जाओ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, है ना। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ का उल्लेख कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जातक कथा में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में, या अष्टाध्यायी में? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऋग्वेद होगा, है ना, ये जातक कथा नहीं होगा। सबसे पहले स्तूप शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर होता है, ठीक है। जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। अर्थशास्त्र जो बुक है इसकी रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने, ठीक। अगला क्वेश्चन, बोध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की थी, किसने निर्मित की थी? जापानियों ने, श्रीलंका ने, श्रीलंका वालों ने, थाई लोगों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा, थाई बोले तो थाईलैंड के लोगों द्वारा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, जापानियों ने बनाया था। टोटल 7 साल लगे थे इसे बनाने में, है ना। 80 फुट की प्रतिमा, देखिए ये लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है, लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। 80 फुट की प्रतिमा। और अभी हाल ही में बोध गया में दुनिया का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का ही प्रतिमा बनाया जा रहा है, लेकिन ये शयन मुद्रा में है ना, शयन मुद्रा में है। और कितना फीट का है? 124 फीट का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिलेखे साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपको बताना है कि किस अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है। क्या होगा इसका सही आंसर? अंग में, बंग में, कलिंग में, या मगध में? क्या होगा इसका सही आंसर? तो हमने पिछले ही वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ऑप्शन सी होगा कलिंग में, है ना। नंद वंश के जो राजा थे महापद्मानंद, इन्होंने यहाँ पे नहर खुदवाई थी। इस बात की जानकारी खारवेल के जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इससे मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया था नहीं पूछा जा रहा है। निरियाकस, डायमेकस, अनिसेक्रिटस, या अरिस्टोब्यूलस? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा डायमेकस, क्योंकि डायमेकस जो है सिकंदर के साथ नहीं आए थे, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे, है ना, बिंदुसार के दरबार में आए थे। बाकी जो निरियाकस हैं, अनिस्टोक्रिटस हैं, अरिस्टोब्यूलस हैं, सब सिकंदर के साथ भारत आए थे। और सिकंदर की मैं बात करूं तो झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के तट पर किससे इनका युद्ध हुआ था? राजा पोरस से। भले ही पोरस राजा जो है वो हार जाते हैं, लेकिन उनकी वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित होता है कि उनके साथ क्या कर लेता है? फ्रेंडशिप कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था?
अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश होगा, है ना। यहाँ पे बात क्या थी एक्चुअली कि जब इल्तुतमिश का समय होता है, शासनकाल चल रहा होता है, उस समय मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान होता है वो मकबरनी का पीछा करते करते सिंधु नदी के तट पर आ जाता है, मकबरनी का पीछा करते हुए आता है ना। और मकबरनी जो है इल्तुतमिश से शरण मांगता है कि मुझे अपने यहाँ शरण दे दीजिए, है ना। तो उस समय चंगेज खान इल्तुतमिश को एक पत्र भेजते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप किसी भी तरह से मदद करेंगे मकबरनी की, तो हम आपको आपका अपना दुश्मन समझेंगे और दिल्ली सल्तनत पे हम लोग अटैक कर देंगे, है ना। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप उसकी कोई सहायता ना करें। तो यहाँ पे इल्तुतमिश कूटनीति से काम लेता है, बहुत ही सूझबूझ से काम लेता है और फाइनली वो मकबरनी को सहायता देने से, शरण देने से वो मना कर देता है, ठीक है। जब 1224 ईस्वी में मकबरनी चला जाता है तो जो मंगोल आक्रमणकारियों का जो खतरा होता है अटैक करने का, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं थोड़ा। ये 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है इनका शासन टाइम, ठीक है। दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना की थी, दीवान ए मुस्तक राज, है ना, जो क्या था, एक राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग था। इसके अलावा इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। प्रणाली का जनक, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। 1316 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हम बात करें थोड़ा बलबन की, 1266 से 1286 या 87 भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने भी एक विभाग बनाया था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। ये कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था, है ना, सैन्य विभाग था। बलबन जो है अपने दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करता है, सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू करता है। इसके अलावा पारसी त्योहार होता है नौरोज, इसको भी मनाना स्टार्ट करता है। रक्त और लौह की नीति भी अपनाता है ये, रक्त और लौह की नीति अपनाता है। खुद को ये नियामते खुदाई कहता था, नियामते खुदाई, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिनिधि। और ये खुद को अफराशियाज का वंशज कहता था, है ना। ईरान का अफराशियाज जो वंशज था, उसका वंश था, उसका ये स्वयं को वंशज बताता था, ठीक है। अब बात करें हम थोड़ा ऐबक की, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है ना। और 1210 में पोलो खेलते समय क्या हो जाती है इनकी? घोड़े से ये गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है ना। और इसके बाद कौन बैठता है गद्दी पे? आराम शाह गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। और इसको मार करके, मात्र 8 महीने का इनका शासन होता है, और इसको मार करके ये दिल्ली सल्तनत के पे गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन? ये इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा कि आराम शाह और ऐबक का जो शासन था वो लाहौर पे था, है ना, दिल्ली पे इनका शासन नहीं था। दिल्ली पे शासन पहला इल्तुतमिश का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया? 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1942 में? क्या होगा इसका सही आंसर? 1943 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में, 23
जनवरी को, है ना, केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, मनाते भी हैं एक्चुअली पराक्रम दिवस इनके जन्म दिवस पर, है ना। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि इन्होंने नहीं दिया था या नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, ठीक है। इस 2 बार वो कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं, 2 बार वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ही होना चाहिए, बिल्कुल। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, नेहरू जी ने नहीं, है ना, ठीक है। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक। एक बार हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, और एक बार त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। तो यहाँ पे मतभेद हो जाता है और ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं इनके स्थान पे, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष, और यहाँ से निकलते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 ईस्वी में, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, या फिर कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसके विरुद्ध। ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था और समझौता हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, जेम्स हिक्की, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, जेम्स हिक्की। कब की थी? 1780 में की थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, राम मनोहर लोहिया। एक पुस्तक और भी लिखी थी राम मनोहर लोहिया ने, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, रेडक्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच है कौन सा लाइन? रेडक्लिफ, ठीक। भारत और चाइना के बीच कौन सा है? मैकमोहन, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड लाइन, जो सन 1896 ईस्वी में खींची गई थी, है ना। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 8 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।